नमस्कार प्यारे साथियों। यूनिक ज्ञान के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी जी की क्या भूमिका थी उस राष्ट्रीय आंदोलन में। और हमने लगभग आपका पूरा फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस राजस्थान हिस्ट्री और भारतीय इतिहास दोनों सेक्शन हमने लगभग कंप्लीट कर दिए। ये हमारा भारतीय इतिहास में अंतिम चैप्टर होगा और इसी के तहत जो है हमने भारतीय इतिहास और जो आपके लगभग 10 से 15 नंबर का जो कंटेंट आपके एग्जाम में पेपर फर्स्ट में पूछा जाता है वो सारा कंप्लीट कर दिया। उसके बाद 5-7 टॉपिक आपके कल्चर के, राजस्थान के कल्चर में भी प्रश्न पूछे जाते हैं कई बार, तो 5-7 टॉपिक आपके वो रह रहे हैं। बाकी हमने लगभग लगभग सारा आपको कवर करवा दिया है इस चैप्टर के खत्म होने के पश्चात। ठीक है, तो हम आज पढ़ते हैं राष्ट्रीय आंदोलन और महात्मा गांधी। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं महात्मा गांधी जी का आरंभिक जीवन किस प्रकार से था, क्योंकि महात्मा गांधी जी अपने लंबे चलने वाले हैं, थोड़े 2-3 लेक्चर्स में कंप्लीट होगा महात्मा गांधी वाला चैप्टर। तो आरंभिक जीवन से संबंधित, इनके अफ्रीका प्रवास से संबंधित, भारत आगमन से, अफ्रीका प्रवास से जब भारत आए उससे संबंधित, और उनके आरंभिक आंदोलनों से संबंधित क्या क्या प्रश्न आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, और उनके उपवास, इनको ना भूलना, उपवासों से भी कभी कभी प्रश्न पूछ लेते हैं। तो क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में उपवासों का भी इन्होंने जो है राष्ट्रीय आंदोलनों में डाला है रोल। ठीक है, क्या क्या भूमिका रही है अपन उन पे भी चर्चा करेंगे। और इस तरीके से जो 4-5 जो इनके मेन थीम थी, जो शुरुआती जो थीम थी जिससे महात्मा गांधी ने अपने आप को एस्टेब्लिश किया एक नेता के रूप में, एक पॉलिटिकल नेता के रूप में, तो एक राजनीतिक किस प्रकार से भागीदारी राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी की कैसे शुरू हुई, उस जर्नी को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। साथ ही जो इनके नेक्स्ट राष्ट्रीय आंदोलन में क्या क्या इन्होंने बाद में, क्योंकि असहयोग आंदोलन अब शुरू होगा, असहयोग आंदोलन से पहले जो असहयोग आंदोलन है वो महात्मा गांधी को पूरा राष्ट्र का नेता बना देती है, लेकिन असहयोग आंदोलन से पूर्व महात्मा गांधी की क्या क्या स्थिति थी वो इस लेक्चर में हम समझने की कोशिश करेंगे। इसको एक तरीके से आप कह सकते हैं कि ये महात्मा गांधी से संबंधित इंट्रोडक्टरी लेक्चर रहेगा आपका। फिर उसमें हम नेक्स्ट जो लेक्चर है उसमें राजनीतिक नेता के रूप में किस प्रकार से महात्मा गांधी उभरे, उन्होंने किस प्रकार से आंदोलन किए, और 3 उनके प्रमुख आंदोलन जो बार बार जो है एग्जाम्स में जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, उनसे संबंधित बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं, उनसे संबंधित बहुत सारी किताबें जहां से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं, और विभिन्न भारतीय जितनी भी हमारे बहुत सारी इवेंट्स हुई है भारतीय राजनीति में, उस इवेंट्स को, जो स्वतंत्रता पूर्व इवेंट्स हुई है, उन इवेंट्स में महात्मा गांधी का क्या क्या रोल रहा था, उस सभी के पर्सपेक्टिव से अपन महात्मा गांधी जी को देखने का प्रयास करेंगे। तो हम शुरू करते हैं इनके आरंभिक जीवन से। और आरंभिक जीवन के तहत हम देखेंगे कि 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है, और ये आपको सबको ज्यादातर बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो 2 अक्टूबर 1869 को इनका जन्म होता है। कहाँ होता है? पोरबंदर में होता है। काठियावाड़ रीजन, काठियावाड़ क्षेत्र है, वहां पे ये पोरबंदर पड़ता है, और वहां पर गुजरात में इनका जन्म होता है। ठीक है, तो गुजरात में इनका जन्म होता है, पोरबंदर काठियावाड़ वाले क्षेत्र में। ठीक है, इसके पश्चात जो इनसे पूछा जाता है कि इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी और माताजी का नाम पुतलीबाई। अब करमचंद गांधी वेल एस्टेब्लिश्ड व्यक्ति है। ठीक है, ये है अपने पोरबंदर और राजकोट राज्य के दीवान। ठीक है, दीवान पद पे अपने तैनात हैं। कौन? इनके पिताजी शम। ठीक है, तो ये बहुत अच्छी प्रेस्टिजियस फैमिली से आ रहे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अच्छी फैमिली से आ रहे हैं तो अच्छी पढ़ाई होगी बचपन से, बचपन में भारत में पढ़ेंगे, लेकिन बहुत अच्छे स्कूलों में, कॉलेजेस में पढ़ेंगे। और जब बाद में जब ये अपने शिक्षा के लिए आगे, जो बड़ी शिक्षा प्राप्त करने के लिए, उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो ये लंदन चले जाएंगे 1887 में। तो ये भी ध्यान रख लेना कि इन्होंने जो है आरंभिक जो स्कूलिंग है वो अपने भारत में की है, गुजरात और बंबई वाले क्षेत्र में, और बाद में जो है ये लंदन में कहा चले गए थे? 1887 में लंदन में चले गए थे बैरिस्टर की पढ़ाई करने। ठीक है, बैरिस्टर एक तरीके की कानूनी पढ़ाई का आगामी जो है पड़ाव है। ठीक है, तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने चले गए। स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है कानून की। ठीक है, बैरिस्टर। ठीक है, तो बैरिस्टर की पढ़ाई करने अपने कहा चले गए? लंदन चले गए। ठीक है, उससे पहले 1882 में इनका विवाह हो जाता है कस्तूरबा के साथ। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। इनकी पत्नी का नाम भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। स्पेशली उन जगह पे आपके ज्यादा काम आता है, क्योंकि अपने राष्ट्रीय जब किसान आंदोलन पढ़ते हैं हम, तो बहुत जगह पे है ना कस्तूरबा जी की भी एक भूमिका आती है। तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप कस्तूरबा जी को भी जरूर याद रखना। तो इनकी धर्म पत्नी है, और 1882 में एक तरीके से बाल विवाह हो जाता है इनका, और 1887 में लंदन में चले जाते हैं बैरिस्टर में। और फिर जो है बैरिस्टर की पढ़ाई करके अपने लंदन से आते हैं भारत में। ठीक है, और भारत में आते हैं और वकालत करना शुरू करते हैं। वकालत चली नहीं, मतलब इन सेंस ऑफ कह सकते हैं वकालत में इतना ज्यादा भारत में स्कोप नहीं दिखा, तो इनको जो है वकालत के लिए अफ्रीका भेज दिया गया। और जब अफ्रीका चले जाएंगे तो इनके अफ्रीका प्रवास पर जो है आपसे बहुत सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं प्रश्न। और अफ्रीका प्रवास जो है आपके लिए इंपॉर्टेंट भी है, कारण उन्होंने जो वहां जो राजनीति की जो शुरुआती जो गुर सीखे ना, वो अफ्रीका से सीखे। ठीक है, जब किसी के साथ भेदभाव होता देखते हैं आदमी,
है ना। उसी के बाद जो है वो पॉलिटिकली अवेकनिंग, जो पॉलिटिकली राजनीतिक जागृति है ना, वो उसी के बाद आती है। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या हुआ, भारत में तो फिर भी अंग्रेज जो है कम भेदभाव करते हैं, लेकिन अफ्रीका पे भेदभाव जो है वो बहुत चरम स्तर पे था इस समय। ठीक है, तो अफ्रीका में क्या होता है, 1893 में एक फर्म रहती है यहाँ पे अपने भारत में, उस फर्म का नाम था दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी। ठीक है, वो फारसी फर्म थी, है ना, एक पारसी व्यक्ति चलाते थे इस फर्म को, का दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी फर्म। इसका मुकदमा लड़ने के लिए पहली बार साउथ अफ्रीका में जाते हैं। तो जब साउथ अफ्रीका में चले गए और वहां पर जो है इनको जो है एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है अपने पीटर्सबर्ग स्टेशन पे। ठीक है, पीटर मेरिटबर्ग एक स्टेशन है, वहां पर एक फर्स्ट क्लास का टिकट मिलता है, और पिटोरिया से डरबन जा रहे थे उस समय, और उस फर्स्ट क्लास के टिकट में जो है उस समय जो है दक्षिण अफ्रीका के हिसाब से उस समय जो है भारतीयों को वहां पे अलाउ नहीं था फर्स्ट क्लास में। ठीक है, तो जब फर्स्ट क्लास में भारतीय अफ्रीकी जो काले लोग हैं, अश्वेत लोग हैं, उनको जब अलाउ नहीं है फर्स्ट क्लास में यात्रा करना, तो जैसे ही किसी अंग्रेज ने देखा कि एक भारतीय जो है फर्स्ट क्लास में जो है बैठकर अखबार पढ़ रहा है, तो उसने तुरंत वहां के टीटी से शिकायत की, और टीटी जो है उनको उठा के बाहर फेंक देते हैं। तो ये घटनाक्रम हम देखते हैं, और वहां से जो है गांधी जी के मन में विचार आया कि ये अस्पृश्यता और ये भेदभाव जो है वो तो बहुत प्रगाढ़ फैला हुआ है पूरे अफ्रीकन महाद्वीप में, तो उसका तो कुछ निदान करना पड़ेगा। इसी वजह से इन्होंने पहली बार जब अपन देखते हैं तो महात्मा गांधी की पहली एक तरीके से पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिसको अपन कह सकते हैं ना, वो थी, इन्होंने 1894 में नाटाल कांग्रेस की स्थापना करी। तो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसने करी थी, एक ये प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। नाटाल एक शहर है अफ्रीका का। ठीक है, तो नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करेंगे महात्मा गांधी 1894 में करेंगे। क्यों करेंगे, जहां पर भेदभाव पहली बार देखेंगे, और भेदभाव देखेंगे तो इंडियंस को जागरूक करने के लिए ज्यादा से ज्यादा इंडियंस जो है जागरूक अपनी भागीदारी जो है इस दक्षिण अफ्रीका की राजनीति में दर्शाए। इस वजह से वहां पर नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी गई। कब करी गई, 1894 में करी गई। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण संस्थान है, ध्यान रखना, गांधी जी द्वारा स्थापित ये पहली संस्था है। ठीक है, तो इस वजह से भी इसका इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है नाटाल इंडियन कांग्रेस। तत्पश्चात क्या हुआ, अब अफ्रीका वाला क्षेत्र है, अफ्रीका में चल रहे हैं उस समय बोर युद्ध, है ना। बोर युद्ध देखो, दक्षिण अफ्रीका में जो ज्यादातर पॉपुलेशन है ना वो थी काली पॉपुलेशन। ठीक है, वहां की नेटिव पॉपुलेशन, लेकिन दक्षिण अफ्रीका का क्षेत्र इतना लुभावना क्षेत्र है, वहां पर गोरे लोगों की, यूरोपियन लोगों की भी नजर थी। क्यों, क्योंकि कोस्टल जो एरिया है ना वो सीधा किससे कनेक्ट होता है, यूरोप से कनेक्ट होता है। ठीक है, तो कोस्टल एरिया पे काफी सारे अंग्रेज जो है बस गए थे उस समय, और अंग्रेजों के साथ साथ डच भी बस गए थे। डच जो है ऊपर दक्षिण अफ्रीका का जो उत्तरी हिस्सा है वहां पर डच लोग ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड थे, और साउथ वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को अपन बोलते थे जहां पर डच लोग ज्यादा सेंट्रेड थे, बोर वाला क्षेत्र था वो एक तरीके से। और इस दक्षिणी जो हिस्सा है जिसको दक्षिण अफ्रीका बोलते हैं, उस क्षेत्र में अंग्रेज लोग ज्यादा सेटल हो गए थे। तो इन दोनों पावर्स में उस समय वहां पर युद्ध छिड़ा। ठीक है, इसको अपन उपनिवेशवाद का एक्सट्रीम वो भी देख सकते हैं कि वो अपना अपना उपनिवेशवाद फैलाना चाहते थे अफ्रीका में, इस वजह से उन शक्तियों में स्ट्रगल हुआ। तो वहां पर जब शक्तियों में स्ट्रगल हुआ, उसी के दौरान जो है एक कॉन्सेप्ट निकल के आया, और एक दो युद्ध हुए बड़े बोर में। ठीक है, तो इन युद्धों को जो है बोर युद्ध कहा जाता है। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, बोर युद्ध किसके किसके बीच में हुआ था, डचों के खिलाफ हुआ था, अंग्रेजों की सहायता करने। ठीक है, डचों के खिलाफ हुआ था अंग्रेजों का, क्या, बोर युद्ध। ठीक है, तो बोर युद्ध, दो बोर युद्ध हुए, एक 1881 में हुआ था, दूसरा हुआ था 1899 में। ठीक है, तो 1899 वाला जो बोर युद्ध था ना, जिसको अपन सेकंड वॉर कहते हैं या सेकंड बोर युद्ध कहते हैं, उस युद्ध में इन्होंने जो है डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता करी। तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये हो गया कि डचों के विरुद्ध अंग्रेजों की सहायता की थी, किसमें, दूसरे बोर युद्ध में। ठीक है, दूसरा वाला जो बोर युद्ध था, क्या सहायता की थी, ज्यादातर चिकित्सकीय सहायता की थी। अगर कोई अंग्रेज घायल हो जाता है तो उनको चिकित्सा प्रोवाइड करना, अगर कोई अंग्रेजों को कोई तकलीफ होती है तो उनको एम्बुलेंस की सहायता देना, ये सारे जो कार्य थे किसने करे थे, महात्मा गांधी ने करे थे। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दोनों बोर युद्धों में महात्मा गांधी ने जो है एक तरीके से इंपॉर्टेंट भूमिका निभाई। और इसी वजह से जब अंग्रेज, ये बोर युद्ध खत्म हो जाते हैं, अंग्रेज अंततः जीत जाते हैं, तो इन्होंने महात्मा गांधी को 2 पदक दिए। ठीक है, और इन पदकों का नाम याद रख लेना, एक तो बोर युद्ध पदक, जिसने अंग्रेजों की सहायता की है ना बोर युद्ध में, तो उसको दिया है दक्षिण अफ्रीका की तरफ से बोर युद्ध पदक। ठीक है, एक तो ये दिया, एक जूलू युद्ध पदक, इसका नाम क्या था, जूलू युद्ध पदक। अब महात्मा गांधी जी इतने ज्यादा लोकप्रिय हो गए थे ना, पूरे अंग्रेजी शासन के पक्ष में भी दिख रहे हैं एक तरीके से, और वहां पर लोगों को राजनीतिक जागृति का काम भी कर रहे हैं, दोनों साइड के काम कर रहे हैं। ठीक है, तो मानवतावादी कामों के लिए गांधी जी पूरे भारत में प्रसिद्ध होने लगे थे उस समय, और दक्षिण अफ्रीका में तो ये प्रसिद्ध होने ही लगे थे। यूरोप में भी इनकी बातें जो है अखबारों के माध्यम से पहुंचने लगी थी कि एक ऐसा आदमी है जो जुलू युद्ध में, बोर युद्धों में जो है अंग्रेजों की मदद कर रहा है, लेकिन वहां पर नाटाल इंडियन कांग्रेस भी चला रहा है ताकि भारतीयों को जागरूक करा जा सके अपने अधिकारों के प्रति। ठीक है,
तो ये दोनों चीजें जो है उस समय पैरेलल चल रही है। अब महात्मा गांधी जी पॉलिटिकली बहुत ज्यादा स्ट्रांगली जो है अपने आप को प्रेजेंट करना चाह रहे हैं, तो इन्होंने प्रेजेंट करने के लिए वहां पर जो है 2 आश्रम खोले। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों आश्रम। ये आश्रम व्यवस्था जो है गांधी जी ने अपने हिंदू धर्म से ली, और आश्रम व्यवस्थाओं के तहत जो है इन्होंने 2 आश्रम खोले। एक का नाम था फिनिक्स फार्म और एक का नाम था टॉल्स्टॉय फार्म। दोनों आश्रम जो है इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। कौन कौन से? फिनिक्स और टॉल्स्टॉय फार्म। ठीक है, तो फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म जो है दोनों आश्रम इंपॉर्टेंट है। 1906 में फिनिक्स फार्म की स्थापना करी गई डरबन के पास। ठीक है, डरबन जगह है वहां पे अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में, और डरबन के पास जो है अपने फिनिक्स फार्म की स्थापना करी। और एक सेठ जी हुआ करते थे उस समय, भारतीय सेठ जी थे रुस्तम जी, ये भी पारसी सेठ जी थे। तो रुस्तम जी के सहयोग से जो है फिनिक्स फार्म की स्थापना करी अपने डरबन में। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद जो है 1906 वाला जो टाइम था ना, उसी में जो है इन्होंने सत्याग्रह शब्द का पहली बार प्रयोग किया है दक्षिण अफ्रीका में। ठीक है, तो आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी ने पहली बार सत्याग्रह शब्द का प्रयोग कहां किया गया है? दक्षिण अफ्रीका में किया है। कि कब किया है? 1906 में किया है। ठीक है, तो ये दोनों तिथियां याद रख लेना, ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सत्याग्रह शब्द का प्रयोग पहली बार महात्मा गांधी ने कहां पे किया था? दक्षिण अफ्रीका में किया था। और कब किया था? 1906 में किया था। ठीक है, और फिनिक्स फार्म में जो है वो रुस्तम जी द्वारा 1906 में ही बनवाया गया था महात्मा गांधी के लिए। फिर एक और फार्म था, जिसको एक और आश्रम कह सकते हो आप। फार्म एक तरीके से आश्रम है जहां पर लोगों को पॉलिटिकली जो है चेतना, राजनीतिक चेतना दी जाती है। वहां पर काफी लोग रहते हैं, है ना, और एक आदर्श किस प्रकार से समाज होता है उस समाज का परिचय दिया जाता है वहां पर। इसी वजह से ये फार्म चलाए जाते हैं वहां पर। ठीक है, तो एक टॉल्स्टॉय फार्म से जो है वो भी एक फेमस है। तो टॉल्स्टॉय फार्म जो है 1909 में जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल में बनाया जाता है ना। जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल जो क्षेत्र है वो अपने दक्षिण अफ्रीका में पड़ता है, और उस जगह जो बनाया जाता है, क्या नाम था इस फार्म का? टॉल्स्टॉय फार्म था। ठीक है, टॉल्स्टॉय जो है एक तरीके से गांधी जी के पूर्वगामी माने जाते हैं, क्योंकि गांधी जी के विचार जो, गांधी जी बहुत सारे विचार जो है टॉल्स्टॉय से ग्रहण कर रहे हैं। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना। टॉल्स्टॉय जो है 1900 टॉल्स्टॉय फार्म नाम से जो है 1909 में जोहान्सबर्ग ट्रांसवाल में एक आश्रम की स्थापना करी जाती है। और वो आश्रम की स्थापना करने में गांधी जी के एक बहुत प्रिय मित्र हुआ करते थे, ये जर्मन के थे, और जर्मन वास्तुकार थे यहूदी है। ठीक है, कॉलन बाक इनका नाम था। क्या नाम था? कॉलन बाक। बहुत इंपॉर्टेंट आदमी है, और इन्होंने जो है 1909 में गांधी जी की टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना में जो है बहुत भरपूर मदद की थी, और इनका नाम था कॉलन बाक। ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण नाम याद रहेगा। इस जो आश्रम बना था टॉल्स्टॉय फार्म, उसमें है ना बहुत सारे भारतीय उद्योगपतियों ने भी काफी मदद की। ठीक है, टाटा ग्रुप ले लो। ठीक है, टाटा ने भी लगभग 25,000 रुपए दिए थे। साथ में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने भी पैसा दिया है। अखिल भारतीय मुस्लिम जो मुस्लिम सभा है, मुस्लिम लीग जिसको बोलते हैं, उन्होंने भी इसमें सहयोग किया। इसके अलावा हैदराबाद के निजाम ने भी इसमें सहयोग किया है। मतलब भारत से भी बहुत सारा पैसा जा रहा है टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना में। और फिनिक्स फार्म जो है अपने रुस्तम जी द्वारा स्थापित कर ही दिया गया था डरबन में। ये दोनों इसमें ये फॉर्म बने थे। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या 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 इंपॉर्टेंट है कि जो फिनिक्स टॉल्स्टॉय फार्म है वहां पर सत्याग्रहियों को पुनर्वास किया गया था, सत्याग्रहियों को वहां पर स्थापित किया गया था। उससे पहले बहुत सारी घटनाएं घटित होती है। गांधी जी वहां पर आंदोलन भी करते हैं अफ्रीका में, और आंदोलन करते हैं तो पुलिस द्वारा डंडों से पिटाई की जाती है सत्याग्रहियों की। ठीक है, तो उनकी जो पुनर्वास की व्यवस्था है वो कहां पे की जाती है? टॉल्स्टॉय फार्म में की जाती है। ठीक है, तो ये दोनों फार्म याद रख लेना। गांधी जी ने भारत में जो आश्रम व्यवस्था स्थापित की है ना, उससे पहले उनका अनुभव था ये फिनिक्स फार्म और टॉल्स्टॉय फार्म के रूप में अफ्रीका में। ठीक है, तो ये दोनों भी आप इंपॉर्टेंट याद रख लेना। उसके बाद गांधी जी भारत आ जाते हैं। अब देखो, ये 1909 1910 तक, इवन ये 1915 में लास्ट भारत आएंगे अंततः। ठीक है, परमानेंट भारत आएंगे। कब जा रहे हैं? 1893 में। 1893 से 1915 में बहुत बार भारत में इनका आना जाना रहा है। ठीक है, मतलब 1893 से 1915 तक ये अफ्रीका में रहेंगे। तो ये भी ध्यान रख लेना कि इनका जो अफ्रीका प्रवास है ना वो बहुत लंबा चलता है। 1893 से 1915 बीच बीच में भारत आए जा रहे हैं। ठीक है, मैं बताता हूँ कब कब भारत आए। पहली बार ये 1901 में आए कलकत्ता अधिवेशन के दौरान। ठीक है, 1901 में भारत में आते हैं, और 1901 में ही कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन देखते हैं। तो ध्यान रख लेना, महात्मा गांधी द्वारा पहली बार कौन से राष्ट्रीय अपने कांग्रेस के अधिवेशन में शामिल होते हैं? वो होते हैं 1901 वाले कलकत्ता अधिवेशन में। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बन जाता है। आपसे पूछा जा सकता है कि महात्मा गांधी जो है पहली बार किस अधिवेशन में शामिल होते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस के? तो वो कलकत्ता अधिवेशन में शामिल होते हैं। फिर इसके बाद देखते हैं अपन कि दक्षिण अफ्रीका प्रवास के दौरान ये आती है। उसी समय जो है इन्होंने विधि कार्यालय खोला था अपने बंबई में। ठीक है, तो बंबई में जाके, बंबई से बैठेंगे दक्षिण अफ्रीका के लिए, तो बंबई जाके विधि कार्यालय खोलेंगे, अपना एक ऑफिस खोलेंगे, क्योंकि खुद लॉयर है तो लॉयर अपनी फॉर्म चला रहे हैं, फॉर्म चलाते हैं तो अलग अलग जगह पे अपना कार्यालय खोला जाता है।
तो दक्षिण अफ्रीका में कार्यालय चल रहा था, इन्होंने सोचा भारत में भी कार्यालय खोलते हैं, तो बम्बई में इन्होंने उसी समय एक विधि कार्यालय खोला था। तो ध्यान रखना 1901 की बात है। उसके बाद 1909 में वापस भारत आते हैं, और 1909 में जब ये भारत आते हैं तो भारत आते समय जब ये जहाज पे होते हैं, जहाज के थ्रू आते थे, पहले एरोप्लेन कम चलते थे या नहीं चलते थे, बिकॉज इस टाइम पे इतना ज्यादा क्रेज नहीं था प्लेन्स का। तो उस समय जो है ये जहाज से आ रहे थे, और जब जहाज से आएगा कोई व्यक्ति तो वो जहाज से कैसे आएगा, वो बहुत लंबी जर्नी होती थी जहाज से आने में, ठीक है। तो लंबी जर्नी में बैठे बैठे क्या करें, करना है कुछ काम, तो क्या काम किया इन्होंने, हिंद स्वराज नाम की किताब लिखी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि इस समय जब 1909 में जब अपने गांधी जी आ रहे थे भारत में, तो उस जहाज पर ही जो है इन्होंने एक पुस्तक लिखना शुरू किया, और उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है, आज से जो है एग्जाम में बार बार पूछी जाती है हिंद स्वराज नामक पुस्तक। तो हिंद स्वराज नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी, वो महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई थी। कब लिखी गई थी, 1909 में लिखी गई थी, जहाज पर लिखी गई थी, ठीक है। फिर 1915 में आते हैं महात्मा गांधी। अंततः 1915 में जब महात्मा गांधी आते हैं तो उसके पश्चात तो फिर ये कहीं नहीं जाते हैं, ठीक है, भारत में बस जाते हैं। तो 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटेंगे महात्मा गांधी, सॉरी। इन्होंने जो है 1915 का दौर चल रहा है। अब आप देखो, ध्यान से देखो, 1915 वाला दौर चल रहा है, उस समय अपने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा है। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के समय जो है महात्मा गांधी ने जो है बहुत सारे इंडियंस को जो है प्रेरित किया कि आप जो है ब्रिटिश सेना की तरफ से लड़े। कारण प्रेरित करने का, इनको लगता था कि जो धुरी राष्ट्र हैं वो सही पावर नहीं है ना, वो एक तरीके से साम्राज्यवादी शक्तियां हैं, और हमें जो है इस समय ब्रिटिशर्स को जो है सहयोग करना चाहिए। इस वजह से इन्होंने क्या किया, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में भी एक तरीके से मित्र राष्ट्रों की मदद करी, ठीक है। और मित्र राष्ट्रों के प्रति मदद करने के प्रति इनका विश्वास भी था। उस समय तक, जब तक जलियांवाला बाग हत्याकांड नहीं होगा ना, उस समय तक गांधी जी का विश्वास था कि अंग्रेज जो है गंदे बुरे लोग नहीं, ठीक है। अंग्रेज जो है भारत की जो है एक तरीके से कल्याण ही चाहते हैं, अंग्रेज बुरे लोग नहीं है। उस समय तक गांधी जी को ये पता था, ठीक है। इस वजह से इन्होंने भारतीयों को जो है अपने वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की साइड से लड़ने के लिए चुना, ठीक है। तो ये दोनों बातें थी, एक तो मित्र राष्ट्रों के प्रति एक तरीके से इनका सेंटिमेंट था, दूसरा ये भारतीयों को जो है उस समय एक तरीके से मानते थे कि अंग्रेज जो है भारतीयों के लिए अच्छे हैं, ठीक है, बुरे नहीं है। फिर अपन देखते हैं, इन्होंने रंगरूट भर्ती के लिए जब प्रेरित किया, तो जो उस समय की ब्रिटिश सरकार थी, उन्होंने जो है इनको एक पदक दिया, और वो पदक भारत का एक तरीके से उस समय का भारत रत्न हुआ करता था, और उसका नाम था केसरे हिंद। तो ध्यान रख लेना, भारत में जो है केसरे हिंद किसको दिया गया था उस समय, महात्मा गांधी को, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में इन्होंने अंग्रेजों के पक्ष में जो है भारतीयों को लड़ने के लिए प्रेरित किया, और बहुत सारे भारतीय रंगरूटों की भर्ती के लिए जो है इन्होंने आवेदन लगवाए थे उस समय, गांव गांव जाकर, ठीक है, गांव गांव जाकर जो है भर्तियां करवाई थी, तिलक ने भी और इन्होंने भी, महात्मा गांधी ने भी, ठीक है। फिर अपन देखते हैं 1915 में क्या हुआ था। 1915 में जो है इन्होंने जो है भारत में पहला आश्रम खोला अपना, और उस आश्रम का नाम है, अहमदाबाद के पास खोले, कोचरब आश्रम, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि महात्मा गांधी द्वारा भारत में खोला गया पहला आश्रम कौन सा था, तो वो था कोचरब आश्रम, ठीक है। ये आश्रम व्यवस्था एक तरीके से फार्म प्रणाली जो अफ्रीका में चल रहा है, क्योंकि आश्रम को कोई समझेगा नहीं अफ्रीका में, तो वहां पे फार्म नाम से खोलते थे। फार्म प्रणाली जो अफ्रीका की थी वही बाद में भारत में आके आश्रम प्रणाली में बदल गई, और एक कोचरब आश्रम जो है पहली बार जो है भारत में खोला गया अहमदाबाद में, किसके द्वारा, महात्मा गांधी के द्वारा खोला गया पहला आश्रम है भारत में, ठीक। उसके बाद अपन देखते हैं 1915 में एक सत्याग्रह आश्रम खोला जाता है, वो भी अहमदाबाद में खोला जाता है, अपनी साबरमती नदी के किनारे। तो 2 आश्रम जो है 1915 में खोले गए, एक तो अपना कोचरब आश्रम, एक सत्याग्रह आश्रम, ठीक है, दोनों अलग अलग है, ठीक है। फिर अपन देखते हैं, इसी समय जो है गांधी जी का संपर्क होता है गोखले से। हालांकि गोखले को पहले से भी जानते हैं, है ना, लेकिन गोखले से जो है गांधी जी का संपर्क होता है पहले जब भारत की यात्रा करती है, उस समय इनका संपर्क होता है गोखले से, क्योंकि गोखले 1905 तक गोखले चले जाते हैं दुनिया से, तो इस वजह से जो है गोखले से तो पहले ही संपर्क हो गया इनका। तो गोखले से संपर्क इनका हुआ पहले, और गोखले को जो है इनके राजनीतिक गुरु भी कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रख लेना, गोखले को क्या कहा जाता है, इनका राजनीतिक गुरु। हालांकि जब अपन गांधी मूवी देखते हैं ना, तो गांधी मूवी में तिलक इनको ये प्रेरित करते हैं कि आप जो है 1 वर्ष तक पूरा भारत को भ्रमण करें, और जो है भारत को मतलब खुले कान और मुंह बंद करके जो है पूरे भारत को देखने का प्रयास करें, भारत को समझने का प्रयास करें। भाई मुंह बंद रहेगा मतलब आप किसी को ज्ञान नहीं दोगे, सब कुछ देख रहे हो, आप समझ रहे हो, है ना, ये बात तिलक ने कही थी। ऐसा मैंने गांधी मूवी में देखा था, आपने भी देखा होगा शायद गांधी मूवी अगर देखते हैं। और गांधी मूवी बहुत सोर्स बेस्ड मूवी है, ठीक है, तो उसको भी अपन इस तरीके से खारिज नहीं कर सकते, क्योंकि काफी रिसर्च की गई मूवी है। लेकिन अगर अपन देखते हैं ना, तो ज्यादातर टेक्स्ट बुक में जो है ये स्टेटमेंट गोखले से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है, अपने गोखले, ठीक है। और गोखले जो है इन्हीं को इन्हें जो है इनको प्रेरणा दी थी
तो भारत में 1 वर्ष तक खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करे, ये प्रेरणा किसके द्वारा दी गई है? तो गोखले के द्वारा दी गई है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ज्यादातर टेक्स्ट बुक में आपको गोखले मिलेगा और कुछ टेक्स्ट बुक में तिलक भी है, तो आप इस पे ज्यादा भ्रमित ना होना कभी कभी, क्योंकि इस पे बहुत ज्यादा वो डिबेट हो जाती है कई बार कि गोखले ने कहा था, तिलक ने कहा था, लेकिन आप याद रखना कि गोखले ने कहा था 1 वर्ष तक जो है खुले कान और मुंह बंद करके व्यतीत करे भारत में, ऐसा इन्होंने कहा है। ठीक है, ध्यान रख लेना। और तिलक, गोखले को ही क्या कहते हैं? राजनीतिक गुरु कहते हैं। ठीक है, तो ये अपना गोखले से इनका संपर्क हो गया था। अब 1915 हो गया। 1916 में क्या है, पहली बार अपने महात्मा गांधी जो है राजनीति में आएंगे। और राजनीति में कब आएंगे? पहली बार राजनीति में आएंगे बीएचयू के उद्घाटन समारोह। ठीक है, तो अपने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी 1915 में 1916 में 15-16 में खुल रही, और उस समय जो है पहली बार जो है इन्होंने उद्घाटन समारोह में भाग लिया बीएचयू के, और उस समय जो है अपना संभाषण दिया। और उस समय इसको ही जो है अपन भारत में अपने गांधी जी की पहली राजनीतिक सार्वजनिक उपस्थिति कहते हैं। ठीक है, पहले आ तो 1901 कलकत्ता अधिवेशन में भी, लेकिन भाग ले रहे हैं। ठीक है, बस चुप रहे हैं, भाग ले रहे हैं सिर्फ। ठीक है, तो अपन ध्यान से देखना है इसको कि भारत में पहली राजनीतिक सार्वजनिक उपस्थिति अगर इनकी कोई है ना, तो वो है बीएचयू के उद्घाटन समारोह में 1916 में। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यहाँ से बन सकता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर अपन देखते हैं 1916 में लखनऊ अधिवेशन में भी इन्होंने भाग लिया था कांग्रेस के। ठीक है, दर्शक के रूप में भाग लिया था, है ना, न कि कोई ज्यादा इस तरीके की कोई पॉलिटिकली अप्रोच लेके ये आए थे, तो केवल दर्शक के तौर पे जो है लखनऊ अधिवेशन में बैठे थे और इन्होंने अधिवेशन को भाग लिया था, अधिवेशन में भाग लिया था 1916 में। ठीक है, अब क्या चलता है? अब गांधी जी पूरी तरह से भारत को समझ गए हैं, है ना, 1914-15 से भारत को आए हैं और अच्छे से समझने की कोशिश कर रहे हैं। खुले कान खुले मुंह, अपने खुले कान और बंद मुंह जो है पूरे भारत का भ्रमण कर रहे हैं, और पूरे भारत को देख के जो है इन्होंने इस तरीके का एनालिसिस किया कि अब जो है हम पॉलिटिकली किस तरीके से भारत में कार्य कर सकते हैं। ठीक है, जब इन्होंने ये भली भांति समझ लिया कि मैं पॉलिटिकली किस प्रकार से भारत में एक्टिव हो सकता हूं, तो इन्होंने, गांधी जी ने आंदोलन करने शुरू कर दिया और आंदोलन में पार्टिसिपेशन देना शुरू कर दिया। ठीक है, तब तक गांधी जी काफी लोकप्रिय भी हो गए थे पूरे नॉर्थ इंडिया में, तो स्पेशली। ठीक है, तो पूरे नॉर्थ साउथ सब जगह गांधी जी हो रहे थे उस समय। तो गांधी जी जब लोकप्रिय हो गए, तो गांधी जी ने जो है आंदोलन की जो बागडोर है वो संभालने का भी अपना जिम्मा स्वीकार किया। और 1917 में पहली बार गांधी जी एक आंदोलन को लीड करेंगे, उसका नाम था चंपारण। ठीक है, तो नील की जो खेती करते थे ना किसान, उन्होंने जो है आंदोलन किया था। तो नील किसानों के, नील खेती करने वाले किसानों के द्वारा ही आंदोलन किया गया। ठीक है, कि वो इनसे संतुष्ट नहीं थे क्योंकि व्यापारिक फसल हुआ करती थी नील। ठीक है, व्यापारिक फसल हुआ करती थी और उस समय खाद्यान्न का बड़ा संकट चल रहा था उस। ठीक है, तो जब खाद्यान्न का संकट चल रहा है और आप जबरदस्ती नील की खेती करवा रहे हो, जिसको 3 कठिया प्रणाली बोलते हैं ना, तो कठिया, एक कट्ठे में 20 अपने 20 कट्ठे होते हैं 1 बीघे में। ठीक है, तो 3 कठिया प्रणाली जो होती थी ना, उसमें क्या करते थे कि एक 3 बीघे में, तो 3 कट्टे में, जैसे मान लो 1 बीघा है किसी के पास, यानी कि 20 हिस्से कर लो 1 बीघे की, तो वो हो गया पर जो हिस्सा है वो कहलाता है 1 कट्ठा। ठीक है, तो 20 कट्ठे होते थे 1 बीघा में, तो 3 कट्ठे में तो आपको निश्चित रूप से आपको क्या बोलना है, नील की खेती करनी है, बाकी पे आप खाद्यान्न की खेती कर लो। अब खाद्यान्न संकट आ गया, लेकिन ये 3 कठिया प्रणाली अभी भी चल रही है। ठीक है, तो आप ध्यान रखना कि चंपारण वाले जो किसान हैं उनके इश्यूज जो है वो नील की खेती से संबंधित इश्यू है। ठीक है, तो नील की खेती से संबंधित इश्यू है, तो इन्होंने जो है उस समय एक किसान हुआ करते थे रामचंद्र सुखी, इन्होंने जो है गांधी जी को पीछा नहीं छोड़ा, बार बार गांधी जी को परेशान किया कि आप चलो, आपको लीड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बड़ा नेता नहीं है हमारे पास आंदोलन के लिए, तो आप चलेंगे तो इस आंदोलन को जो है शक्ति मिलेगी और हमारे जो किसान है उनका भला होगा। गांधी जी ने अंततः इसको स्वीकार कर लिया, और गांधी जी ने स्वीकार करके मार्च अप्रैल 1917 में चंपारण चले गए, और वहां पर चंपारण में किसानों का जो है आंदोलन उसको आगे बढ़ाया। और जब आंदोलन बढ़ाया आगे, तो इनको उस समय जो ब्रिटिश सरकार हुआ करती थी वहां के जो कलेक्टर है वो पूरी तरह से घबरा जाते हैं, और कलेक्टर घबरा के क्या करते हैं, इसको जेल में बंद करने के लिए, गिरफ्तारी के लिए जो है बहुत सारे पुलिसमैन भेजा जाता है, और वहां पर पहली बार गांधी जी को गिरफ्तार किया जाता है, ऐसा माना जाता है बहुत सारी किताबों में। अब मैं पहले आपको फिर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन में और बहुत सारी जगह पे ऐसे प्रश्न आए हैं कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कब हुई। ठीक है, ऐसे बहुत सारे प्रश्न आए, वहां पे चंपारण भी ऑप्शन दे रखा था, लेकिन आंसर क्या माना है उन्होंने, आंसर माना है पलवल। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, हरियाणा में पड़ता है ये पलवल। तो पलवल रेलवे स्टेशन में जो है रॉलेट एक्ट का विरोध करने जा रहे थे 1919 में गांधी, तब गांधी जी की पहली गिरफ्तारी होती है। लेकिन कई बार जो है ना, आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, कई बार इतिहास में कुछ फैक्ट्स ऐसे होते हैं कि अलग अलग सोर्सेज अलग अलग बातें कहते हैं। जैसे मैंने ये बोला ना कि इनके बारे में अपने कई बार गोखले का नाम आता है, कई बार तिलक का नाम आता है,
ठीक है, यहाँ पर भी मैंने ये फैक्ट आपको इसीलिए संशोधित करा के मैं इसीलिए बता रहा हूँ। ठीक है, दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, लेकिन उस वो जो है कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन हो जाता है। मैं भी इसका जवाब नहीं जानता, कोई इतिहासकार उसका जवाब नहीं जानता, क्योंकि अलग अलग सोर्सेज में देखते हैं तो अलग अलग बातें मिलती है। तो इसलिए मैं आपको पहले से बताना चाह रहा हूँ, अपने को इस चीजों में नहीं उलझना है। ये इतिहासकारों का काम है, वो अपना काम देख लेंगे कि कौन सा सोर्सेज ज्यादा अप्रोप्रिएट है। ठीक है, अपन को इस चीज का ध्यान रखना है कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या इंपॉर्टेंट है। और जो लेटेस्ट एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है कि गांधी जी की पहली गिरफ्तारी कहां मानी जाती है, वो अपनी पलवल रेलवे स्टेशन पे गिरफ्तारी मानी जाती है। रोलेट एक्ट के खिलाफ जब जा रहे थे वो पंजाब वाली साइड, तो उस समय जो है गांधी जी को पहली बार गिरफ्तार कर लिया जाता है 10 अप्रैल 1919 को। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। और कई जो बुक्स है, बुकलेट्स है और बहुत सारी गाइड्स है, उनमें जो है ये डेट लिखी हुई है। तो भारत में गांधी जी की पहली जो गिरफ्तारी है या पहली जेल है वो अपने चंपारण के समय में गांधी जी काटते हैं, और ये भी एक इंपॉर्टेंट है। और गांधी जी का ये पहला अपना सफल सत्याग्रह है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रख लेना कि जो चंपारण वाला सत्याग्रह है वो गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह है। ठीक है, तो और ये जो चीज है, भारत में पहला सफल सत्याग्रह कहां था गांधी जी का, वो अपना चंपारण था। ठीक है, अब दूसरा कांड हो रहा है अहमदाबाद में। ठीक है, कांड में क्यों कह रहा हूं, क्योंकि देखो वहां पर जो है अंग्रेजों का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, अंग्रेजों की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं, जमींदारों की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं ये। ठीक है, यहां पर ये भारतीयों की नीतियों के खिलाफ जा रहे हैं। अहमदाबाद मिल चला रहे हैं भारतीय लोग। ठीक है, तो भारतीय बिजनेसमैन थे अंबालाल साराभाई और बहुत सारी देखो मिल जो है ना, एक व्यक्ति के बस की बात नहीं इन्वेस्टमेंट करना। पूरी मिल पहले जो चलती थी ना, ये इस तरीके से है जैसे एक कंपनी में एक ही बंदे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता ना, बहुत सारे लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं। ठीक है, तो उस समय जो है अहमदाबाद मिल थी, उसको बहुत सारे लोग लीड कर रहे थे, है ना। और उन बिजनेसमैन में जो है एक बड़ा नाम था, उनका नाम था अंबालाल साराभाई। ठीक है, अंबालाल साराभाई और अनुसुईया बहन उनकी बहन हुआ करती थी। अनुसुईया बहन एक तरह से गांधी जी की शिष्या थी, अंबालाल साराभाई भी जो है गांधी जी के शिष्य ही थे एक तरीके से। तो ये दोनों जो है गांधी जी को काफी एडमायर करते थे। अब जो है उस समय एक बात होती है, उस समय देखो प्लेग फैलता है, और प्लेग फैलता है और प्लेग फैल के जो है काफी ज्यादा अहमदाबाद में और पूरा बंबई वाला एरिया है, बंबई प्रांत में उस समय प्लेग से काफी ज्यादा लोग परेशान रहे थे। इस वजह से मिल ने जो है ये डिसाइड किया कि अपन क्या करेंगे, अपने कर्मचारियों को कुछ बोनस देंगे। और कर्मचारियों को जब बोनस मिलेगा तो कर्मचारियों को जो है प्लेग जैसी महामारी से लड़ने में भी राहत मिलेगी और लोगों की जो है इनकम भी बढ़ेगी, तो वो कुछ अच्छा कर सकते हैं अपनी लाइफ में। ठीक है, तो इन्होंने क्या है, प्लेग बोनस के नाम पे एक बोनस देना शुरू किया। ठीक है, तो ये अहमदाबाद मिल के अपने मालिकों ने ये फैसला किया कि हम क्या करते हैं, अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत जो है यहाँ पर प्लेग बोनस देने की कोशिश करते हैं। अब क्या होता है, जैसे ही अपना अहमदाबाद मिल जो है फरवरी 1918 में क्या करती है, मिल का जो मालिक है वो डिसाइड करते हैं कि अब प्लेग भी खत्म हो गया और एक तरीके से सब कुछ दिनचर्या बढ़िया चलने लगी है और प्लेग खत्म हो गया, तो जो है प्लेग जो अपना बोनस है उसको खत्म कर देते हैं अपन। ये बात किसने डिसाइड करी, अहमदाबाद मिल के मालिकों ने। ठीक है, तो जब आप जो है बोनस खत्म कर देंगे तो किसान जो है आपका परेशान हो जाएगा, जो मिल का मजदूर है वो आपका परेशान हो जाएगा। क्यों परेशान हो जाएगा, क्योंकि मान लो किसी के 1000 रुपए सैलरी थी, है ना, 1000 रुपए सैलरी थी तो उसका 20% एनहांस करके बोनस दिया जाता था। ठीक है, सॉरी 35%। उस समय जो है बोनस 35% दिया जाने लगा जब अपने मिल के जो वर्कर्स है उन्होंने आंदोलन करके जो है इनको बताया कि हम जो है प्लेग का जो ये अपना प्लेग बोनस है उसको बंद मत करो पूरी तरह से। ठीक है, तो उस समय जो मिल मालिक थे उन्होंने डिसाइड किया चलो ठीक है, हम 35% जो है उनमें से 15% आपका काटेंगे और 20% ही आपको बोनस देंगे। ठीक है, तो यानी कि मान लो 100 रुपए पहले ही मिल रहे थे किसी मिल के वर्कर को, तो जैसे प्लेग बोनस लगेगा तो 35 रुपए उनको मिल जाएंगे, यानी कि 135 रुपए उसको मिलने लग जाएंगे। ठीक है, 135 रुपए अब इसकी सैलरी होगी। लेकिन जब इन्होंने प्लेग बोनस खत्म करने की बात करी तो सिर्फ इनको कितना मिलेगा, सिर्फ 100 रुपए मिलेंगे वर्कर को। ठीक है, लेकिन क्या हुआ, इन्होंने बोला कि 20% जो है बोनस जो है आपको मिल जाएगा। ये अहमदाबाद मिल के मालिकों ने डिसाइड किया, लेकिन हम पूरा 35% नहीं देंगे आपको। ठीक है, पूरा 35% नहीं देंगे, कितना देंगे, 20% देंगे। तो 20% देंगे मतलब 120 रुपए हम आपको देंगे। अब इससे जो है, इससे भी जो है ये लोग संतुष्ट नहीं हुए, और संतुष्ट नहीं हुए तो इन्होंने जो है अपने अब जितने भी गांधी जी और उसके साथ के साथी व्यक्ति थे उन सबसे रिक्वेस्ट करी कि आप जो है हमारे मिल वाले जो मालिक है उनसे आप रिक्वेस्ट कीजिए, उनका आप समर्थन लीजिए। इसी वजह से गांधी जी ने वहां पर आंदोलन करना शुरू किया। गांधी जी के आंदोलन के बाद जो है 20 दिन वाली बात कही, और 20 दिन वाली बात कही तो गांधी जी भूख हड़ताल में बैठ गए। तो भारत में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहां हो रही है, भारतीय व्यापारियों के खिलाफ हो रही है, अहमदाबाद मिल में गांधी जी की। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां से बन सकता है कि गांधी जी की पहली भूख हड़ताल कहां होती है, अपने अहमदाबाद मिल में होती है। 3 दिन की भूख हड़ताल होती है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और भूख हड़ताल का माध्यम क्या है कि अपनी
राजनीतिक जो मनमानी है वो करवाना चाहते हैं। देखो, शक्ति से काम नहीं लेंगे गांधी जी। गांधी जी मति से काम लेंगे, बुद्धि से काम लेंगे। कैसे बुद्धि से काम लेंगे? अब आदमी भूख हड़ताल कर रहा है, भूख हड़ताल करके कि मैं मर जाऊंगा, ठीक है, मैं भूख हड़ताल, मैं भूख मतलब खाना त्याग दूंगा। अब खाना त्याग देगा तो आदमी क्या होगा? ठीक है, आदमी को कमजोरी आएगी, कमजोरी आके वो अंततः मृत्यु को प्राप्त करेगा, मृत्यु का वर्णन करना चाहता है। और जब मृत्यु का वर्णन करना चाहता है तो ये इसका जिम्मा किसके सर आएगा? सीधा अहमदाबाद मील एसोसिएशन के सर पे आएगा। तो वो उस पर फिर ट्रायल चलेगा, केस चलेगा। तो ये जो है एक तरीके से जो है गांधी जी की स्ट्रेटेजी थी, राजनीतिक कुछ अपना हिस्सा लेने की स्ट्रेटेजी, रणनीति थी गांधी जी की। ठीक है, तो इसको ये बहुत ही सफल रणनीति रही है और पूरे अपन गांधीवादी दर्शन में अपन देखेंगे तो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका है। ठीक है, तो ये पहली भूख हड़ताल थी गांधी जी की और ये पहली भूख हड़ताल जो है 3 दिन तक चलेगी और इसके बाद जो है अंबालाल साराभाई पिघल जाते हैं। इनकी बहन जो है इनके साथ बैठ जाती है भूख हड़ताल पे, बहन अनुसुईया। ठीक है, तो गांधी जी के साथ बहन अनुसुईया भी बैठ गई भूख हड़ताल पे। तो जब ऐसा देखेगा अंबालाल साराभाई तो उनको लगेगा कि अब मिल मालिकों को कन्विंस करना पड़ेगा। और मिल मालिकों में जो है एक प्रोफेसर ध्रुव हुआ करते थे उस समय। इन प्रोफेसर ध्रुव के जो है इनको बैठा के जो है एक ट्रिब्यूनल बनाया गया। इनके नेतृत्व में एक ट्रिब्यूनल क्या होता है वो डिसाइड करेगा, एक तरीके की कमेटी है। ट्रिब्यूनल पर जुडिशरी अधिकार बहुत होते हैं ट्रिब्यूनल्स के पास। ठीक है, तो एक तरीके से कमेटी है, कमेटी टाइप, वो प्रोफेसर ध्रुव के नेतृत्व में बैठाई गई और इन्होंने जो है 35% की मांग को ठीक माना और बाद में जो है पूरा 35% का प्लेग बोनस देते हैं। यानी कि जो 135 रुपए सैलरी थी ना इनकी, वो 135 की 135 बनी रहेगी। ठीक है, यानी प्लेग बोनस पूरा मिलेगा आफ्टर प्लेग खत्म होने के बाद भी। ठीक है, तो ये इनकी एक जीत थी पूरी। तो ये भी एक ध्यान रख लेना, एक इंपॉर्टेंट इवेंट था अपने गांधीवादी चीजों में। तो ये ध्यान रखना, अहमदाबाद मील में भी जो है गांधी जी के संघर्ष की जीत होती है। तत्पश्चात क्या होता है? ये फरवरी 1918 की घटना है। अब मार्च 1918 की बात है। ठीक है, ये मार्च अप्रैल 1917 की घटना है। फिर फरवरी 1918 की खेड़ा सत्याग्रह जो होता है वो मार्च 1918 में होता है। मार्च 1918 में क्या होता है? खेड़ा में जो है किसानों द्वारा, मैंने आपको बताया था वल्लभ भाई पटेल वाले चैप्टर में, तो वो किसानों के जो अपना संघर्ष था वो चालू होता है। और किसानों का जो संघर्ष है उनका पक्ष में आते हैं 2 लोग, विठल भाई पटेल और सरदार पटेल, 2 भाई थे। ठीक है, उस समय एक गुजरात में जो है एक मेहता ब्रदर्स थे, उनके नेतृत्व में गुजरात किसान सभा चलाई जा रही थी। ठीक है, तो गुजरात किसान सभा भी इसमें शामिल थी और विठल भाई पटेल और सरदार पटेल में एक साथ आ जाते हैं, है ना। ये सब जो मिलकर है जो अपने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी भी इसमें थी, है ना। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी प्लस गुजरात किसान सभा प्लस विठल भाई पटेल, सरदार पटेल, ये सब मिलकर जो है खेड़ा सत्याग्रह करते हैं। और खेड़ा सत्याग्रह में गांधी जी का नेतृत्व मिलता है इनको और गांधी जी के नेतृत्व में खेड़ा सत्याग्रह भी एक तरीके से सफल रहता है। और डेविड हार्डमैन जो है अपने उन्होंने कहा था कि ये भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह है। ठीक है, तो पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह किसको माना है? पहला सत्याग्रह तो जो है अपने हिसाब से तो है चंपारण, लेकिन इनके डेविड हार्डमैन के हिसाब से क्या है? खेड़ा सत्याग्रह है पहला जो वास्तविक सत्याग्रह है। वो किसान सत्याग्रह कौन सा है? अपना खेड़ा सत्याग्रह, जो मार्च 1918 में हुआ। किसके द्वारा? डेविड हार्डमैन के द्वारा। ठीक है, ऐसा माना गया। अब ये हो गया अपने गांधी जी के जो आरंभिक आंदोलन थे उस समय वो। उसके बाद अपन कल से असहयोग आंदोलन पढ़ना शुरू करेंगे। लेकिन इसी दौरान जो है गांधी जी ने जो है पूरे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान गांधी जी ने एक उपवास की रणनीति अपनाई। मैंने अभी बताया आपको उपवास क्यों की जाती थी, भूख हड़ताल क्यों की जाती थी। तो उपवास की जो रणनीति है वो अहिंसावादी मार्ग का एक प्रमुख दर्शन का सिद्धांत है, मतलब प्रमुख दर्शन है। ठीक है, एक तरीके से ये जो पूरी फिलॉसफी है ना अहिंसा के, उस एक तरीके से वो पूरा दर्शन है। उस दर्शन का एक प्रिंसिपल है, एक सिद्धांत है, क्या? उपवास। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रख लेना कि जो गांधी जी का उपवास का जो दर्शन है ना वो बहुत महत्वपूर्ण दर्शन है अहिंसात्मक मार्ग से सफलता प्राप्त करने के दृष्टिकोण से। ठीक है, तो इसमें क्या करते थे गांधी जी? 2 टाइप के उपवास किया करते थे। एक तो होता था उनका छोटे टर्म का उपवास रखना, है ना। अगर मुद्दा छोटा है तो छोटे टर्म के उपवास, मुद्दा बड़ा है तो बड़े टर्म के उपवास। ठीक है, तो छोटे मुद्दों के तहत जो है गांधी जी हर बात में क्या कर लिया करते थे? लघु उपवास कर लिया करते थे। ठीक है, तो लघु उपवास जो है गांधी जी की काफी सफल स्ट्रेटजी मानी जाती है। उसके तहत वो 3 से लेकर 6 दिन तक जो है खाना नहीं खाते थे। ठीक है, तो ये पहली बार इन्होंने कहा अपने प्रयास किया है? पहली बार इन्होंने किया था अपने अफ्रीका में शुरू, है ना। तो 2 अफ्रीका में किए थे इन्होंने अपने लघु उपवास। ठीक है, तो टोटल 17 किए हैं, ध्यान रखना। कुल कितने किए हैं गांधी जी ने अपने पूरे राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उपवास? लघु उपवास किए 17, वृहद उपवास किए 3। ठीक है, अभी मैं वृहद पे भी बात करूंगा। तो 17 तो अपने लघु उपवास है, 2 अफ्रीका में किए। बाद में 16वां जो उपवास है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए किया गया था 1 से लेकर 4 सितंबर 1947 को। ठीक है, अगस्त में अपना आजाद हुआ देश और उस समय जो है जब बहुत ज्यादा दिक्कत चल रही थी
तो उस समय नोआखली वाले एरिया में जो है 1 सितंबर से लेकर 4 सितंबर में 4 दिन का जो है एक उपवास रखा गया, और वो हिंदू मुस्लिम एकता को डेडिकेटेड उपवास था, अपने 16वां जो उनका उपवास था। तो बहुत इंपॉर्टेंट उपवास है। शत्रु अभी ध्यान रखना है ना, जब ये अपने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी की अंतिम जो मृत्यु है वो उस दिन हो ही जाएगी, तो उसके कुछ दिन पहले ही जो है 13 से लेकर 18 जनवरी को इन्होंने 6 दिन का सत्रवा अपना उपवास किया था, लघु उपवास था एक तरीके से। गांधी जी जो है उपवास में बहुत ज्यादा विश्वास रखते थे, ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना। ये छोटे उपवास है। बड़े उपवास क्यों किए जाते थे? बड़ा, मैंने कहा था ना, छोटा मुद्दा है तो छोटे उपवास, बड़ा मुद्दा है तो बड़े उपवास। तो बड़ा मुद्दा होता है वो कितने दिन में सोल्व होता है? वो लगभग 21 दिन का उपवास करना होता है उसके लिए, ठीक है। गांधी जी का दर्शन है, ठीक है, तो 21 दिन के 3 बड़े उपवास रखे इन्होंने। कौन कौन से? पहला जो उपवास है वो 1924 में रखा दिल्ली में, और दिल्ली में जो है हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहला उपवास रखा गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। हिंदू मुस्लिम एकता के लिए पहला 1924 में दिल्ली में उपवास रखा गया। दूसरा 1933 में पूना में उपवास रखा गया, और इसके दौरान जो है इसका जो मुख्य कारण था वो था हरिजनों की स्थिति में सुधार करना है अपने को, ठीक है। तो हिंदू धर्म जो है हरिजनों की स्थिति में सुधार करे, इसके लिए 21 दिन का उपवास रख रहे हैं 1933 में। और छुआछूत जो है खत्म होनी चाहिए हिंदू धर्म से, छुआछूत को खत्म करने के लिए दूसरा अपना मेन बड़ा उपवास रख रहे हैं। तीसरा बड़ा उपवास रखेंगे 1943 को। अब देखिए ये 10 साल का गैप है और ये लगभग 9 साल का गैप है, तो ध्यान रख लेना 1924 से लेके 1933 और 1933 से 1943 लगभग 9 10 साल के गैप में जो है बड़े उपवास कर रहे हैं। छोटे उपवास तो इनके हर साल लगभग हो जाया करते थे। उसमें 17 उपवास किए टोटल, तो हर साल या 2 साल में जो है ऐसे उपवास कर लिया करते थे। तो 1943 में पूना में जो है ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना बात हिरासत में रखने के ऊपर जो है इन कारण जो है इन पर उपवास किया गया। तो मैंने कहा था भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 7 अगस्त को जो है सारे जो अपने भारतीय बड़े बड़े नेता थे 1942 में, उन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है। बाद में गांधी जी को रियलाइज होता है कि ये तो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जब तक विश्व युद्ध चलेगा तब तक ये पकड़ के रखेंगे। तो जब इनको समझ में आया 1943 में कि ये तो छोड़ने का नाम नहीं ले रहे हैं, उस समय आगा खां पैलेस था पूना में, ठीक है, उस आगा खां पैलेस में सभी बड़े बड़े जो कुछ लोग थे, गांधी जी थे, गांधी जी के सचिव थे, जहां पर गांधी जी के सचिव की मृत्यु भी हो जाती है उस समय इसके दौरान। तो उस समय जो है आगा खां पैलेस में जो है अपने गांधी जी को जो है रखा गया था। बाकी के लोगों को जो है अहमदाबाद अपने अहमदनगर वाली जेल में, मैंने बताया था आपको, वल्लभ भाई पटेल हो गए, जवाहरलाल नेहरू हो गए, मौलाना आजाद हो गए, सबको अहमदनगर वाली जेल में रखा गया था उस समय, ठीक है। तो ध्यान रखना कि आगा खां पैलेस में जो है गांधी जी, उनके सचिव, उनकी पत्नी कस्तूरबा को रखा गया है। और गांधी जी जो है उस समय जो है जब इनको छूटने का कोई माध्यम नहीं मिल रहा तो वो बड़े उपवास रखने की ओर आ गए, और 10 फरवरी से लेकर 3 मार्च तक लगभग 21 दिन का ये अपना उपवास रखते हैं। कहां पर? अपने आगा खां पैलेस अपने पूना में, ठीक है। तो तीसरा उपवास इंपॉर्टेंट है। और इस उपवास में देखिए अंग्रेजों की षड्यंत्र, इस उपवास में जो है अंग्रेज इस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं कि गांधी जी कब मरेंगे, ठीक है। और इसी को है ना अंग्रेजों ने एक ऑपरेशन का नाम दिया, क्योंकि वर्ल्ड वॉर चल रहा है और गांधी जी जैसा राष्ट्रवादी नेता अगर जिंदा रहेगा तो ये लोगों को भड़काता रहेगा बीच बीच में। तो ब्रिटिश सरकार वहां जर्मनी से लड़ेगी, यहाँ पे देसी अंग्रेज इससे लड़े, देसी लोगों से लड़े, भारतीयों से, ठीक है। तो ऐसा अंग्रेजों का मानना था, इसीलिए उन्होंने गांधी जी की मृत्यु का जो है अपना प्रतीक्षा करनी शुरू कर दी, और इसी को नाम दिया गया था ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है। तो ध्यान रखना ऑपरेशन रूबिकॉन क्या था? जब आगा खां पैलेस में जो है पूना में गांधी जी की मृत्यु का वेट किया गया अंग्रेजों द्वारा, तो उसको बोलते हैं अपन ऑपरेशन रूबिकॉन, ठीक है। क्यों किया गया था, इंपॉर्टेंट समझ में आ गई। फिर अपन देखते हैं ये अपना पूरी तरह से अपन महात्मा गांधी का जो आरंभिक चरण है, आरंभिक आंदोलन किस प्रकार से अपने गांधी जी ने किए थे, फटाफट से एक बार क्विक रिवीजन कर लेते हैं। महात्मा गांधी का जन्म होता है 2 अक्टूबर 1869 में, पोरबंदर काठियावाड़ गुजरात में होता है। इनके पिताजी का नाम करमचंद गांधी, माताजी का नाम पुतलीबाई। पोरबंदर और राजकोट राज्य के दीवान हुआ करते थे पिताजी करमचंद गांधी। विवाह होता है 1882 में कस्तूरबा से। शिक्षा लेने जाते हैं लंदन में 1887 में बैरिस्टर की, ठीक है। तो 4 साल की बैरिस्टर की डिग्री हुआ करती थी, 4 साल जोड़ देना। कब वापस 1991 में वापस 1891 में वापस आ जाते हैं घर, और वापस आते हैं यहाँ पर वकालत करना शुरू कर देते हैं। एक केस के सिलसिले में अफ्रीका जाना हुआ, और वहां पे अफ्रीका में काफी सालों तक जो है अफ्रीका प्रवास रहेगा। अफ्रीका प्रवास के अगर अपन बात करें तो 1893 में दादा अब्दुल्ला और कंपनी जो पारसी फर्म थी उसके नेतृत्व में जो है मुकदमा करने जाते हैं दक्षिण अफ्रीका में। और उस समय जो है इनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता था, पीटरमेरिट्सबर्ग स्टेशन से फर्स्ट क्लास का टिकट लेके चढ़े थे। कहां से कहां जा रहे थे? पिटोरिया से लेके डरबन जा रहे थे, ठीक है। तो पीटरमेरिट्सबर्ग एक स्टेशन आता है उस समय, और उस स्टेशन पे जो है इनको धक्का देके फर्स्ट क्लास से बाहर निकाल दिया जाता है, और वहां पर जो है इनको चोट लगती है। चोट मतलब दिल में चोट, ठीक है, कि ये काले जो लोग हैं या अश्वेत लोग हैं इनके लिए जो हमें आवाज उठानी चाहिए। इसीलिए वहां पे भारतीयों को सबको इकट्ठा करके इन्होंने एक संगठन बनाया,
1894 में, और उस संगठन का नाम था नाटाल इंडियन कांग्रेस। ठीक है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट संगठन है। नाटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना करी गई है 1894 में। और उस समय जब बोअर के युद्ध होंगे, उसमें डचों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों की सहायता करेंगे, चिकित्सा और एम्बुलेंस की सहायता करी जाएगी। 1899 से 1902 में दूसरा बोअर युद्ध होता है। ठीक है, तो बोअर युद्ध पदक और जुलू युद्ध पदक इनको मिलते हैं। फिनिक्स फार्म जो है 1906 में डरबन के पास स्थापित करते हैं, पारसी सेठ रुस्तम जी के सहयोग से। और 1906 में पहली बार ये सत्याग्रह शब्द का प्रयोग करेंगे। टॉल्स्टॉय फार्म जो है 1909 में जोहान्सबर्ग में, जिसको ट्रांसवाल्स वाली जो कॉलोनी है उसमें, वो जर्मन वास्तुकार हुआ करते थे उस समय, कालेनबाग। और उन्हीं के नेतृत्व में, उन्हीं के सहयोग से जो है ये टॉल्स्टॉय फार्म की स्थापना करी जाती है। टाटा, कांग्रेस, मुस्लिम लीग, हैदराबाद निजाम सबने पैसा भेजा है इनमें। सत्याग्रहियों का पुनर्वास करने के लिए आश्रम बनाया गया था। फिर अपन देखते हैं भारत में आते हैं गांधी जी बार बार। तो भारत में आते हैं तो 1901 में जब कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गांधी जी भाग लेंगे और बंबई में विधि कार्यालय खोलेंगे। 1909 में वापस भारत आएंगे। इस दौरान जो है अफ्रीका भी जा रहे हैं, भारत भी आ रहे हैं ना, मैंने समझा दिया आपको अच्छे से। फिर 1909 में जो है पुनः भारत लौट गए। और उस समय जो है भारत लौट रहे थे, उस समय जो है अपने जहाज पर जो है हिंदू स्वराज नामक पुस्तक लिखेंगे, है ना। और फिर 9 जनवरी 1915 को जो है दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटेंगे। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर जो है अपना उस समय जो है रंगरूटों की भर्ती के लिए प्रेरित करेंगे नए लोगों को, कि आप जो है ब्रिटिश शासन की तरफ से लड़ें। और इस वजह से जो है इनको ब्रिटिश सरकार द्वारा केसरे हिंद की उपाधि दी जाती है। 1915 में गांधी जी ने भारत में पहला आश्रम खोला, उसका नाम था कोचरब आश्रम, अहमदाबाद में। दूसरा आश्रम खोला सत्याग्रह आश्रम, ये भी अहमदाबाद में खोला, साबरमती नदी के किनारे। गोखले से इनका जब संपर्क हुआ, गोखले जो है इनके राजनीतिक गुरु कहलाते हैं, और इन्होंने इनको कहा कि 1 साल तक जो है खुले कान और बंद मुंह रख के भारत में यात्रा कर और देख भारत में क्या चल रहा है। 1916 में बीएचयू के उद्घाटन समारोह में जो है भारत का पहला राजनीतिक इनकी सार्वजनिक उपस्थिति हुई। और 1916 के लखनऊ अधिवेशन में भी ये दर्शक के तौर पर भाग लेते हैं। चंपारण वाली बात करें तो गांधी जी के जो आरंभिक आंदोलन है उनमें 3 आंदोलन इंपॉर्टेंट है, चंपा, अहमदाबाद मिल और खेड़ा। ठीक है, तो चंपारण वाला जो है वो नील खेती के खिलाफ किसान जो थे, उन्होंने जो है गांधी जी से आग्रह किया कि आप हमें नेतृत्व करें, और रामचंद्र शुक्ल का आह्वान पर जो है गांधी जी वहां पर नेतृत्व करने जाते हैं। ये एक तरीके से सफल आंदोलन रहता है। मार्च अप्रैल 1917 में आंदोलन किया जाता है। गांधी जी का पहला सत्याग्रह इसको कहा जाता है भारत में। और इनकी जो है पहली बार जेल भी यही हुई थी। ठीक है, गिरफ्तारी हुई थी। लेकिन अभी बीपीएससी में जो सवाल पूछा गया था, मैंने बताया आपको कि पलवल रेलवे स्टेशन में गांधी जी की पहली बार जेल हुई थी 10 अप्रैल 1919 में, रोलर एक्ट के खिलाफ वहां पे जा रहे थे। ठीक है, तो हरियाणा में पड़ता है पलवल, तो वहां पर इनकी पहली बार जेल हुई थी, ऐसा बहुत सारे सोर्सेज मानते हैं। ठीक है, फिर अहमदाबाद मिल वाली घटनाक्रम मैंने बताया कि फरवरी 1918 में जो अंबालाल साराभाई मिल के मालिकों ने जो है इनको प्लेग का बोनस देना मना कर दिया था। जब प्लेग का बोनस नहीं मिला तो किसानों ने विद्रोह कर दिया। गांधी जी 3 दिन की भूख हड़ताल में बैठ गए, तो इन्होंने बोल दिया कि 20% बोनस दे देंगे। जब ये बोला कि नहीं नहीं पूरा 35% ही चाहिए हमें बोनस, तो 35% चाहिए, तो ट्रिब्यूनल बनाया गया प्रोफेसर ध्रुव के नेतृत्व में। उसने बोला कि चलो 35% ही दे दो। तो अंबालाल साराभाई और बहन अनुसुईया उस समय गांधी जी के समर्थन में थे। ठीक है, फिर अपन देखते हैं खेड़ा सत्याग्रह। अंबालाल साराभाई की मील थी, ये भी ध्यान रख लेना। ठीक है, अहमदाबाद वाली। फिर खेड़ा सत्याग्रह जो है मार्च 1918 में जो है विभिन्न अपने किसानों के नेतृत्व में जो है एक कार्रवाई की जाएगी। उस समय सूखा पड़ता है उस वाले क्षेत्र में, तो मैंने बताया था वल्लभ भाई पटेल वाले, उसमें भी तो खेड़ा सत्याग्रह होता है। और उसमें गुजरात किसान सभा होती है ना, और अपने सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी होती है, विठल भाई पटेल और सरदार पटेल उसमें रहते हैं, और गांधी जी इसमें नेतृत्व करते हैं। और डेविड हार्डिमन इनको इस वाले खेड़ा वाले सत्याग्रह को क्या बोलता है, भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह। ठीक है, तो ध्यान रख लेना, डेविड हार्डिमैन ने भारत का पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह किसको बोला है, खेड़ा को। जबकि अपना किस पहली बार सत्याग्रह कब कहां कर रहे हैं गांधी जी किसानों के लिए, वो अपने चंपारण में कर रहे हैं, लेकिन हार्डिमन के हिसाब से यहाँ कर खेड़ा में। गांधी जी के उपवास अगर अपन देखें तो गांधी जी ने 2 प्रकार से उपवास की स्ट्रेटेजी अपनाई। लघु उपवास कुल 17 किए थे, 2 अफ्रीका में, छोटी बातों के लिए लघु उपवास, बड़े मुद्दों के लिए वृहद उपवास। ठीक है, तो 17 टोटल किए थे अपने लघु उपवास, 2 अफ्रीका में कर दिए थे। 16वां जो है वो अपने हिंदू मुस्लिम एकता के लिए अपने नोआखली में कर रहे हैं। और 17वां जो है 6 दिन के लिए, जो अपने अंतिम दिन थे उससे 2-5-7 दिन पहले ही कर रहे हैं, 6 दिन का 17वां उपवास। फिर अपन देखते हैं वृहद उपवास जो है 21-21 दिन के हुआ करते थे, बड़े राजनीतिक मुद्दों के लिए। 1924 में पहली बार दिल्ली में हिंदू मुस्लिम एकता के लिए इन्होंने 21 दिन का उपवास रखा। दूसरा जो है 1933 में पूना में हरिजन स्थिति के सुधार के लिए और छुआछूत के विरुद्ध जो है ये उपवास रखा गया। तीसरा जो मुद्दा 1943 में उपवास रखा गया पूना में, और ब्रिटिश सरकार द्वारा बिना किसी बात के हिरासत में रखने के लिए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है ये उपवास रखा गया। और ये 3 उपवास जो है दोनों इंपॉर्टेंट है। ऑपरेशन रूबिकॉन मैंने बता दिया, आगा खां पैलेस में गांधी जी के मंडे का इंतजार कर रही है ब्रिटिश सरकार की, उपवास से मर जाए तो ठीक है ना, भारत का राष्ट्रीय आंदोलन समाप्त हो जाए, तो ऐसा अंग्रेज मानते थे। ये थे अपने गांधी जी के आरंभिक आंदोलन। कल अपन जो है असहयोग आंदोलन से शुरू करेंगे
और पूरा गांधी जी का पूरा राजनीतिक करियर किस तरीके से रहा है, वो सब इंपॉर्टेंट बातें अपन देखने की कोशिश करेंगे। आपको हमारे चैप्टर्स कैसे लग रहे हैं, हमारे लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं, आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। और आप सभी का अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।